स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखें यहाँ पर G7 कंट्रीज की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, जाहिर सी बात है। तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए G7 कंट्रीज ने यहाँ पर नए कुछ सैंक्शन, उसी के साथ साथ नए कुछ जो हिदायत है वो रशिया के खिलाफ जारी कर दी है कि देखिए अगर ऐसा ऐसा करेगा रशिया तो आने वाले समय में उसके लिए काफी बुरा होगा। तो देखिए क्या थी ये सारी लिस्ट, यहाँ पर इंडिया का क्या बिग रोल निकल कर आता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये कटिंग देख लीजिए आप कि जापानी पीएम फ्यूमियो किशिदा वेलकम G7 लीडर इन हिरोशिमा। जी हाँ, बिल्कुल ये वही हिरोशिमा है जहाँ पर बॉम्बिंग की थी यूएसए ने 77 से 78 साल पहले। तो देखिए यहाँ पर उस हिरोशिमा में G7 मीटिंग होने वाली है, तो यहाँ पर सभी मीटिंग आए। और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो भी गए। तो देखिए आप जाहिर सी बात बोलोगे तो G7 जहाँ पर सारे देश है, क्या वहां पर G7 इंडिया का पार्ट है? जो नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। लेकिन देखिए 2019 से यहाँ पर कंटिन्यूसली G7 की जब भी मीटिंग होती है वहाँ पर रीजनल मीटिंग, तो वहाँ पर इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया जाता है। जैसे देखिए G20 में हमने कई गेस्ट कंट्रीज को न्योता दिया था इंडिया में, तो देखिए वैसे ही यहाँ पर इनवाइटेड कंट्री है इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया के जो पीएम मोदी है वो भी यहाँ पर समिट में भाग लेने पहुंच गए हैं। और देखिए जैसे ही ये पहुंचे ना तो काफी अच्छी तरीके से इनका वेलकम हुआ। और देखिए मेन बात ये है इस समय G7 की कि देखिए यहाँ पर जेलेंस्की, जी हाँ बिल्कुल, यूक्रेन के जेलेंस्की यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, G7 समिट जेलेंस्की टू ट्रैवल टू जापान टू टेक पार्ट इन G7 समिट। अब देखिए ये ऐसा सिर्फ मान्यता है, क्यों? क्योंकि देखिए अभी जेलेंस्की फिलहाल जो है वो सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं, तो देखिए वहां उनकी एक सऊदी अरब की एक लीग है अरब कंट्रीज की, वहां वो एक्चुअली में वो समिट अटेंड करने गए। अब देखिए वहां पर ये जेलेंस्की गए हैं, तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए जितना अभी जेलेंस्की ट्रैवल करेंगे ना उतनी उनके लिए सांत्वना आएगी कि देखिए रशिया यूक्रेन वार में रशिया किस तरीके से यूक्रेन को पूरी तरीके से हार्म पहुंचा रहा है। और देखिए जैसे मैं आपको सऊदी और यूक्रेन की रिलेशन के बारे में बता दूं ना, तो जैसे ये वार हो तो करीब करीब $400 मिलियन यहाँ पर सऊदी अरब ने यूक्रेन को दिए थे एज अ एड के तौर पर। अब देखिए उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समिट कितना इंपॉर्टेंट था जेलेंस्की के लिए कि वो सऊदी अरब पहुंचे। अब हाल ही में ये भी देखा जा सकता है कि अभी वो जेलेंस्की G7 मीटिंग में वर्चुअली ना होते हुए यहाँ पर फिजिकली कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यूक्रेन से ये स्टेटमेंट निकल कर आया था कि देखिए वर्चुअल मीटिंग तो हमने काफी की है और उसका प्रभाव भी हम देख सकते हैं कि इतना कुछ खास पड़ता है नहीं। और जैसे हम फिजिकल जाते हैं तो हमारे इमोशंस और हमारे हाव भाव के चलते ना वो हमें ज्यादा समझ पाते हैं कि एक्चुअली में यूक्रेन में स्थिति है कैसी। क्योंकि देखिए बाइडेन ने भी यहाँ पर विजिट दे चुकी है, फ्यूमियो किशिदा ने भी विजिट दे चुके हैं। हाल ही में यहाँ पर यूके और यूक्रेन की मीटिंग हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सारे वर्ल्ड लीडर यहाँ पे आने वाले हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका एक फिजिकल कनेक्शन होना काफी ज्यादा जरूरी है जेलेंस्की के लिए, इसलिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हाल ही में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ना पीएम मोदी और यहाँ पर जेलेंस्की की मीटिंग होने वाली है, और उसमें देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर जेलेंस्की फिर से मोदी जी को ये प्रभाव डालते हैं कि हमें, जी हाँ बिल्कुल, G20 में एज अ इनवाइटेड कंट्री या फिर गेस्ट कंट्री आप बुलाते हो क्या। तो ये देखने वाली बात होती है। तो देखिए ये हो गई इसकी बात। अब मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि G7 ये एक्चुअली में है क्या। तो देखिए G7 जो कंट्री ना, इसमें यहाँ पर ये वाली कंट्रीज आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड किंगडम आते हैं। ये 7 कंट्रीज है। अब देखिए ये 7 कंट्रीज नहीं है, ये एक्चुअली होता था G8। अपने पुराने समय में ना ये G8 होता था। अब देखिए 8वीं कंट्री कौन सी थी, तो 8वीं कंट्री यहाँ पर थी रशिया, जो यहाँ पर अभी निकल चुकी है। तो आप सोचोगे कि क्या रशिया यूक्रेन के कारण इसको निकाला गया है, तो जी नहीं बिल्कुल। हालांकि रशिया यूक्रेन के कारण ही निकाला था, लेकिन जो वार यहाँ पर 2021 या 22 में चालू हुआ उसकी वजह से तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं निकाला था। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, तो 2014 में ना रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी कब्जा ली थी जिसका नाम था क्रीमिया। देखिए ये मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये रहा यहाँ पर क्रीमिया। अब देखिए ये क्रीमिया क्यों कब्जा है रशिया ने, जबकि ये यूक्रेन का ही पार्ट था। तो देखिए 2014 में ना यहाँ पर रशिया ने क्या किया, अपने जो 10,000 से भी ज्यादा ट्रुप थे वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए, जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर फिर धीरे धीरे इन्वेजन चालू और रशिया ने पूरी तरीके से 2014 में ही क्रीमिया को कब्जा लिया। अब देखिए जैसे ही ये कब्जा है ना, तो नाटो ने यहाँ पर खुल के आलोचना की थी कि रशिया ने ये बिल्कुल गलत किया, और यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि रशिया भी G7 का पार्ट नहीं है, मतलब G8 का पार्ट नहीं है। अब ये G8 G7 बन जाएगा। तो देखिए ऑफिशियली भी 2017 में रशिया ने ये कह दिया था कि वो अभी बिल्कुल कोई भी पार्ट नहीं है G7 का। तो इस तरीके से यहाँ पर रशिया ने जो है वो G8 छोड़ा था। अब उसी के साथ साथ देखिए ये बात क्यों निकल कर आ रही थी, ये रशिया ने 2014 में ये क्रीमिया क्यों कब्जाया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर रशिया का ऐसा मानना था कि जो रशियन लोग रहते हैं क्रीमिया में उसका यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, और उसको कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो बिल्कुल प्रताड़ित कर रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया ने ये हवाला देते हुए क्रीमिया को कब्जाया। अब देखिए जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के जो जेलेंस्की है वो सऊदी अरेबिया में गए, तो देखिए इन्होंने भी ये क्रीमिया का मुद्दा छेड़ा कि कैसे यहाँ पर रशिया जो है वो यहाँ पर जो क्रीमिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं उस पर अत्याचार कर रहा है।
अब देखिए यहाँ पर रशिया कहता है कि रशियन लोगों का अत्याचार हो रहा है, यूक्रेन कहता है सऊदी अरब में कि यहाँ पर मुस्लिमों का अत्याचार हो रहा है, तो ये क्रीमिया हमसे बिल्कुल वापस छीनना चाहिए। और देखिए यूक्रेन एक काम ये अच्छा कर रहा है कि देखिए ये ना जिस भी देश में जाता है, सपोज ये इंडिया में आएगा तो इंडिया में ये कहेगा कि देखिए रशिया जो है वो इंडिया को तो सपोर्ट करता है, हाल ही में पाकिस्तान को भी वेपन भेजता है। उसी के साथ साथ यूक्रेन जब सऊदी अरेबिया में गया तो उसने ये कहा कि देखिए आपके क्रीमिया में जो मुसलमान रह रहे हैं उन पे कितना अत्याचार करता है। अगर देखिए यूक्रेन कहीं यूएसए में गया तो ये कहेगा कि देखिए रशिया कितने अच्छे अच्छे वेपन बना के आपके जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको पीछे धकेल के कैसे मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो यूक्रेन की ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि जिस भी देश में जाओ ना उस देश में यहाँ पर रशिया की बुराई करो उस देश के हित में रहते हुए। तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर यूक्रेन का मानना है। अब देखिए ये तो हो गई इसकी बात। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको थंबनेल में भी लगाया था कि जापान में क्यों यहाँ पर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसके पीछे ना एक बड़ा कारण यूएसए निकल कर आता है, क्योंकि देखिए यूएसए ना कभी भी प्रॉपर तरीके से यूएसए ने माफी नहीं मांगी जो यूएसए ने किया था हिरोशिमा और नागासाकी के साथ बॉम्बिंग की थी। अब देखिए हालांकि ये बाइडेन के नेतृत्व में नहीं हुआ था या फिर बाइडेन इसके जिम्मेदार नहीं कि बाइडेन ने ऑर्डर दिया तब जाके यहाँ पर बॉम्बिंग हुई थी 1900 में। देखिए यहाँ पर ये बात ये निकल कर आती है कि अभी तक के ना ये यूएसए ने यूएस की कंट्री ने यहाँ पर किसी भी लीडर ने यहाँ पर खुलकर नहीं कहा कि देखिए हम बिल्कुल माफी मांगते हैं कि जैसा हमने किया था हिरोशिमा और नागासाकी के साथ वो हम उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। नहीं, ये लीडर ऐसा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जो भी हिरोशिमा और नागासाकी के साथ हुआ उसकी हम देखिए कड़ी निंदा करते हैं, उसी के साथ साथ हमारे डीप कॉन्डोलेंसेस है। अब देखिए इस बात में ना ये काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक होता है कि जो भी कोई एक देश दूसरे देश से माफी मांगता है ना तो वो सीधे सीधे सॉरी ना कहते, वो ये कहता है कि देखिए हमारी पूरी सांत्वना है जो भी वहां पर पीड़ित है उनके लिए। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में जो G7 मीटिंग हो रही है, बेसिकली तो हिरोशिमा में ही हो रही है, तो देखिए उसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ऐसी बात निकल कर आ रही है कि जी नहीं बिल्कुल ये जो मीटिंग है ना वो कहीं ना कहीं अमीर देशों की मीटिंग है। अमीर देशों की मीटिंग है इन द सेंस, तो देखिए जापान का ऐसा मानना है कि ये जो G7 मीटिंग है ना वो सिर्फ यहाँ पर फायदे के लिए होती है जो बड़े नेशन है उसके लिए। सपोज यहाँ पे यूएसए आ गया, फ्रांस आ गया, यूके आ गया, तो ये सब के लिए यहाँ पर ये फायदेमंद मीटिंग होती है। हालांकि जापान जो इतना डेवलप है नहीं टेक्नोलॉजी में इन द सेंस की डिफेंस टेक्नोलॉजी में, जो कभी पसंद ही नहीं करता था वार वगैरह, वो इस सच ऐसा यहाँ पर G7 में इतना क्यों दिलचस्पी ले रहा है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जापान में ना ऐसा कोई भी डिफेंस से रिलेटेड या फिर बॉर्डर इश्यूज होते हैं वो आज तक के थे नहीं। अब देखिए जैसे जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया यहाँ पर पैर पसार रहे ना, तो यहाँ पर इनके जो मिनिस्टर है उन्होंने खुल के कहते थे कि जी हाँ बिल्कुल आने वाले समय में ना हम यहाँ पर जापान में बिल्कुल डिफेंस से रिलेटेड एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी मिलिट्री भी बिल्ड करेंगे। अब देखिए जापान में जैसी स्थिति है ना, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, इनकी जो यंग जनता है मतलब यंग जो पीढ़ी है वो बिल्कुल मैरिजेस के लिए यहाँ पर फोकस कर नहीं रही है। उनके जो देश के प्रति जो प्रेम है एक्चुअली जो आपको इंडिया में देखने को मिलता है कि जो हमारी जब भर्ती आती है सैनिक की तो यहाँ पर खुल के लोग आते हैं, और यहाँ पर देखिए जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पेट्रोटिज्म जो होता है देश के खिलाफ वो बचा ही नहीं है। तो जिसकी वजह से ना यहाँ पर जापान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें ऐसा सच वार में नहीं उलझना चाहिए, और उसके साथ साथ ये G7 वगैरह है जो भी यहाँ पर जो देश आते हैं उसको सब बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। और यहाँ पर एक गुस्सा ये भी आ रहा है कि देखिए अभी तक के यूएसए ने माफी मांगी नहीं है, अभी तक के जो हिरोशिमा में उसने किया था। तो इन सब चीजों को लेकर ना यहाँ पर हिरोशिमा में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर जब रशिया और सैंक्शंस की बात आती है ना, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर जो नए सैंक्शंस है वो बिल्कुल लागू करना चालू कर दिया है रशिया पे। हाल ही में हमने देखा था कि यूके ने जो है वो नई यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट को यूक्रेन को भेजने की प्रस्ताव भेजा था। अब देखिए यहाँ पर फ्रेश सैंक्शंस कौन से लगाने वाले हैं, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि रशिया से जितने भी इंपोर्ट होते हैं ना मेटल से रिलेटेड, सपोज यहाँ पे मेटल में हो गया कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर ऐसे जो यूटेंसिल्स बनाने में मेटल्स होते हैं उनका हम बर्खास्त करते हैं। उसी के साथ साथ जो डायमंड होते हैं जो मेजर देखिए किसी भी देश के प्रति जो आदान प्रदान होता है किसी भी प्रीशियस मेटल का, वो भी हम यहाँ पर बंद कर रहे हैं। उसी के साथ जो शिप्स है उसके साथ साथ जो कोई नई टेक्नोलॉजी है जो रशिया को हेल्प कर रही है यूक्रेन में इन्वेट करने के लिए, तो ये सब यहाँ पर जो शिप्स है, टैंक्स है, एयरक्राफ्ट है, डायमंड है, मेटल्स है, तो ये सब यहाँ पर देखिए सैंक्शंस लगाने की मांग की। उसी के साथ साथ देखिए G7 ने 300 ऐसे नए यहाँ पर नमूने निकाले हैं रशिया के जिनके ऊपर ये फ्रेश सैंक्शंस लगाने वाले। अब देखिए व्लादिमीर पुतिन पे तो ऑलरेडी सैंक्शंस है, उसी के साथ साथ उनके जो सर्जेई लैवरोव है लीडर उन पे भी कई सारे सैंक्शन है। ऐसे कई सारे सैंक्शंस ना ऑलरेडी है रशिया पे, लेकिन फिर भी ये नए सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ इन सब चीजों में ना यूएसए काफी ज्यादा सऊदी अरब पे प्रेशर डाल रहा है कि देखिए आप ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें। अब देखिए यहाँ पर सऊदी अरब का कहां से रोल आ गया, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ना जब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करेगा तो देखिए ऑयल हम
सारी दुनिया को अच्छी तरीके से पहुंचा सकता है, तो यहाँ पर रशिया से ऑयल कोई नहीं खरीदेगा। जैसे हमको पता है कि यहाँ पर इंडिया ने जो है भारी डिस्काउंट पे रशिया से ऑयल खरीदा है और इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहाँ पर ये यूएसए कह रहा है कि, तो यूएसए भी ये कह रहा है कि जब आप सऊदी अरब ज्यादा यूएस ऑयल का प्रोडक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रशिया पीछे हो जाएगा और ऑयल की इकोनॉमी में ना रशिया को एक बिल्कुल बड़ा धक्का बैठ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सऊदी अरब ने तो फिलहाल इसके लिए मना किया है, तो आने वाले समय में देखना होता है कि क्या सऊदी अरब फिर से आता है क्या। तो देखिए ये था कुछ की G7 में ना बिल्कुल यहाँ पर काफी बड़ा घमासान होने वाला है। अब देखिए हाल ही में रीजनल मीटिंग यहाँ पर जस्ट चालू हुई है, तो इतना बखेड़ा हमें देखने को मिल सका है। तो देखिए इन द फ्यूचर ये देखना होता है कि क्या इस पे और कुछ होता है क्या। और देखिए मेन बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे ही यहाँ पर G7 की मीटिंग होती है, क्या रशिया इसके बाद कुछ अपने नए कदम लेता है क्या। क्योंकि देख सकते हैं कि जैसे G7 मीटिंग हुई ना, तो रशिया ने एक ये बिल्कुल कह दिया कि हम जो यूक्रेन की ब्लैक ग्रीन डील है, आप देख सकते हैं मैंने इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि ब्लैक सी ग्रीन डील, इसको ये बिल्कुल रशिया बर्खास्त कर सकता है। और जितना भी यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन से पूरे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, तो उसको यहाँ पर बिल्कुल भारी कटौती लग सकता है। उसी के साथ साथ देखिए 2 से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि रशिया ने G7 कंट्री पे अपना जो ऑयल है वो नहीं बेचेगा प्राइस कैप के नीचे, ये ऐसा कुछ मैंने इस पे वीडियो बनाया था। तो देखिए अब ये G7 की बारी की, जैसे यहाँ पे रशिया ने तेल नहीं बेचने की बात की थी ना, तो अब यहाँ पर हम आपसे कोई इंपोर्ट नहीं कराएंगे, ऐसे यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। तो देखिए रशिया इस सैंक्शन से प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रशिया बिना चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा ही। अब देखिए ये देखना होता है कि इन द फ्यूचर ये क्या करता है क्या नहीं। अगर इस पे कुछ भी अपडेट्स होती है तो जाहिर सी बात है मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।